हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। कैसे हैं बच्चों आप सब? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है, अब हर बोर्ड एग्जाम पास करना होगा आसान। क्योंकि बच्चों, आइकॉनिक स्टूडेंट्स अब आ चुका है आपके पास, आपके बेहतर एग्जाम के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए आपके साथ हमेशा रहने वाला आइकॉनिक स्टूडेंट्स, जो कि बच्चों आपके लिए बेहतर से बेहतर यहाँ पे लेक्चर ली जाएगी। और साथ में बच्चों आपको बता दें कि आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो, या फिर बच्चों आप यूपी बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, जैक बोर्ड का तैयारी, किसी भी राज्य से आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो, तो बच्चे आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइए। ठीक है, तो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे, या फिर आप किसी भी राज्य से एग्ज़ाम को देने वाले हो, फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट बस इतना है कि आप क्लास 10th के बच्चे हो, क्लास 12th के बच्चे हो, तो बच्चों आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइए। क्योंकि सभी तरह के बच्चों को ध्यान में रखकर, सभी तरह के सिलेबस को ध्यान में रखकर, सभी भाषाओं को ध्यान में रखकर यहाँ पे लेक्चर ली जाती है बच्चों। और साथ में इस चैनल का सबसे खासियत बात आपको बता दें बच्चों कि यहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस तो ली जाएगी बच्चे, सभी तरह के सिलेबस को ध्यान में रखकर लेक्चर तो ली जाएगी। और दूसरा नंबर, जो भी लेक्चर लिया जाएगा बच्चों, जो भी लेक्चर, तुरंत लेक्चर अपलोड होने के बाद आपको नोट्स हाथों हाथ मिल जाएगा, वो भी निःशुल्क। तो सबसे इस चैनल की यह खासियत बात है बच्चों कि यहाँ पे किसी भी तरह का चार्जेस ना करते हुए आपको नोट्स अवेलेबल करवाया जाएगा। क्योंकि बच्चों हम आपको पहले बता दिए कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का उद्देश्य बस इतना ही है कि बोर्ड एग्जाम को आसान से आसान बनाना और बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बच्चे सफलता प्राप्त करें और अधिक से अधिक मार्क्स लाएं और अपने लक्ष्य की ओर पहुंचें। यही हमारा और आइकॉनिक स्टूडेंट्स का उद्देश्य है बच्चों। ठीक है, तो इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आप लोग अधिक से अधिक आइकॉनिक स्टूडेंट्स से जुड़े और आइकॉनिक स्टूडेंट्स को सेवा करने का एक मौका दे बच्चों। ठीक है, और बता दें बच्चों कि उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो बोर्ड एग्ज़ाम को टफ मानते हैं या फिर किसी कारणवश वह अपने एग्ज़ाम को तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चों, आपके भाई बहन दोस्त जो भी हैं, ठीक है, या फिर आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी यूज करते हैं, तो प्लीज़ बच्चों आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमारे इस चैनल को शेयर करें ताकि वो सभी बच्चे लाभान्वित हो सके जो बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इस चैनल से बेहतर कहीं विकल्प नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको एक चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसी के साथ बच्चों अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे हम अपना टॉपिक की ओर बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि यहाँ पे क्लास 10th और 12th के सारे क्लासेस ली गई है, सारे सिलेबस को कवर करवा दिया गया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावनाएं हैं, चाहे वो 10th के हो या फिर 12th के हो। तो यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है बच्चों, तो सभी बच्चों को अधिक से अधिक एक बार फिर से शेयर कर दीजिए बच्चे। ठीक है, तो बता दें बच्चों कि हम लोग पहले के जो क्लास में पढ़ रहे थे, तो हम लोग मौर्य काल से गुप्त काल का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्लासेस हम लोग ऑब्जेक्टिव बेसिस पे हम लोग प्रश्नों को हल कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें बच्चे अगर हम बात करें तो इसमें हम पिछले क्लास में लगभग 40 प्रश्नों तक हम लोग क्या किए थे, देखे थे। ठीक है, अब हम लोग 40 प्रश्नों के आगे हम लोग बात करेंगे, तो चलिए वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास में 41 प्रश्नों से हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग बात करेंगे। कह रहा है बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यह लिपि कहाँ से ली गई है बच्चों, एक सेकेंड थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भारत की बात कर रहा है। ठीक है,
तो आपको बता दें बच्चों कि जो भारत की मतलब थोड़ा सा यहाँ पे इमेज आप समझने के लिए बस याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन में इमेज बनाने में समझ में नहीं है, थोड़ा सा नहीं बन पाता है। मान कर चलिए ये अपना भारत है, ठीक है, जैसा भी अपना भारत बहुत ही प्यारा है। तो उत्तरी पश्चिमी की बात कर रहा है, मतलब हम आपको पहले क्लास में बताए हैं, मैप का थोड़ा बड़ा समझ दिए हैं। तो ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, ठीक है, यह हो गया आपका पूरब, ठीक है, और यह हो गया आपका पश्चिम, ठीक है। तो कहाँ कह रहा है बच्चे, उत्तरी पश्चिमी भारत, मतलब इस दिशा में अगर हम लोग बात करें तो यह हो गया आपका उत्तरी पश्चिमी भारत, ठीक है। तो इस दिशा में जो प्राप्त हुए हैं, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। तो कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है भाई, तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं कौन सा लिपि है, तो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा बच्चों, जो उत्तरी पश्चिमी भाग में जो अशोक के अभिलेख हैं वह किस भाषा में मिली है, तो खरोष्टी लिपि में मिली है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे प्रश्न नंबर 42 कहता है, क्या कहता है भाई, कि अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं, अभी तक जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 44, ठीक है। 44 अभिलेख अभी तक अशोक के पूरे भारत में प्राप्त किए गए हैं, ठीक है बच्चों, और अभी जांच पड़ताल चल रहा है। कह रहा है 43 क्वेश्चन, अशोक द्वारा प्राचीनतम बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ था, ठीक है बच्चों। तो कहाँ हुआ था भाई, इसका सही आंसर आप लोग भी बताइएगा कमेंट में जरूर से, सारा का सारा फुल डिटेल में आपको क्लास हम थ्योरी के माध्यम से पढ़ाए हैं, ठीक है। तो कहाँ हुआ था बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका में ही अपने क्या हुआ था, अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को क्या हुआ था, बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए भी भेजते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा बच्चों। चल रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, ठीक है। तो जीवक ने जो वैद्य की शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ से की थी भाई, ऑप्शन नंबर ए अर्थात तक्षशिला से, ठीक है। तक्षशिला से जीवक ने क्या की थी, तो वैद्य की शिक्षा प्राप्त की थी, जो वैद्य होते हैं, ठीक है, जो इलाज करते थे उस समय। चलिए, जीवक कहाँ का रहने वाला था बच्चे, तो याद रखिएगा बच्चे, जीवक जो था वह कहाँ का रहने वाला था, राजगृह का, ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जीवक कहाँ का रहने वाला था, तो राजगृह का रहने वाला था। पेशे से ये क्या था, तो पेशे से ये क्या था बच्चे, तो यह पेशे से आपका वैद्य था, और इसने शिक्षा कहाँ ग्रहण किया था, तो तक्षशिला में, ठीक है। सभी तरह के प्रश्नों को आप याद जरूर रखिएगा, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप क्या कीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा और लेक्चर देखते रहिएगा। चलिए, कहता है कि जीवक की ख्याति किस रूप में थी, ठीक है। जीवक की ख्याति किस रूप में थी, क्या व्यापारिक था, प्रशासनिक अधिकारी था, वैद्य के रूप में थी, या फिर बौद्ध भिक्षुक के रूप में थी। तो अभी हम आपको बताए बच्चों वह क्या था, तो वह वैद्य था, और वह कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था, तक्षशिला से, ठीक है। और वह रहने वाला कहाँ का था, तो राजगिरी का। तो यहाँ का जो वैद्य पूछ रहा है, जीवक की जो ख्याति पूछ रहा है, मतलब जीवक का जो कह रहा है व्यवसाय था वह क्या था, तो वैद्य के रूप में था, ठीक है, वह क्या था, वैद्य था। चलिए, प्रश्न नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। कह रहा है 47 क्वेश्चन कि अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है। जो वर्तमान की बिहार है उसमें अंग कहाँ पे पहले था, प्राचीन भारत की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा बच्चे, अंग जो था वह कहाँ था, भागलपुर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भागलपुर जो जिला है बच्चे, वहीं पे क्या था, अंग राज्य था, ठीक है। कब, अशोक के समय, मतलब प्राचीन भारत के समय में, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। तो याद रखिएगा बच्चों, बिंबिसार जो है वह कौन, तो हर्यक वंश से। यहाँ पे दो गलतियां बच्चे अक्सर करते हैं, क्या कि बिंबिसार और बिंदुसार में क्या होता है, उनको फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है। बिंबिसार जो बच्चे, यह हर्यक वंश का क्या था, शासक था, और यह हर्यक वंश जो है यह क्या था, तो अजात शत्रु का पिता था, ठीक है, कौन, बिंबिसार। लेकिन बिंदुसार जो है वह मौर्य वंश का शासक था, और वह अशोक का पिता था, ठीक है। तो यहाँ पे दो डिफरेंसेस है, प्लीज बच्चों आप लोग इसे याद रखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 49, क्या कहता है कि जरासंध का संबंध किस वंश से था। तो याद रखिएगा बच्चे, जो जरासंध है वह कौन था और किस वंश से था, तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात बृहद वंश से था।
बृहद्रथ वंश से था, ठीक है, जरासंध का, ठीक है। और यह जो था इसको आप लोग महाभारत के काल में पढ़े होंगे या फिर महाभारत आप लोग टीवी सीरियल पे देखे होंगे। तो यही जरासंध था जिसको किसने, तो भीम ने, ठीक है, भीम ने क्या किया था, भीम ने मल्ल युद्ध में पराजित किया था और इसको बीच से क्या किया था, इसके शरीर का बीच से 2 टुकड़ा कर दिया था, ठीक है बच्चे। तो याद रखेगा यही जरासंध था। तक्षशिला किस राज्य में स्थित थी, तक्षशिला किस राज्य में स्थित थी, तो याद रखिएगा बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अंग, ठीक है, अंग में ही तक्षशिला थी, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था, तो बता दे बच्चों सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से किया था बच्चों, याद रखेगा इसका सही आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, तो यह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है, बिंदुसार के पिता थे, अशोक के दादाजी थे, ठीक है बच्चों। तो इतना डिटेल आपको दे रहे हैं, प्लीज आप लोग याद रखिएगा। और इस बार का आपका ऑब्जेक्टिव गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। धर्म विजय का उल्लेख अशोक किस शिलालेख में किया गया है, क्या है 11वें में किया गया है, 12वें में किया गया है, 13वें में किया गया है, आप लोग सभी को हम पढ़ा चुके हैं पूरा डिटेल में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ा। जो आप लोग इसका सही आंसर दीजिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 13वें शिलालेख में किसने किया उल्लेख किया, किसने, कालिदास समकालीन थे, तो याद रखिएगा बच्चों कालिदास तो वह कौन थे, तो यह कवि थे, तो जी की चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे या फिर उनके समकालीन थे, मतलब उन्हीं के इक्वल। कह रहा है 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो याद रखिएगा बच्चों जो भारत का नेपोलियन है वह किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है बच्चे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यह प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्लीज़ बच्चों इसको बिना इग्नोर किए आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बात करें कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, तो बच्चों आप अपने बिहार के धरती पे हैं, तो याद रखिएगा बच्चों मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वह आपको देखने को मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ठीक है बच्चों, वैशाली जो कि कहाँ है, तो उत्तर बिहार में आपको देखने को मिलेगा, गंगा के ऊपर हाजीपुर के निकट, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे कहता है कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था बच्चों, तो याद रखिएगा जो बच्चे कि मगध का जो प्राचीनतम राजवंश था वह था ऑप्शन नंबर सी अर्थात हर्यक वंश। हर्यक वंश जो था वह मगध का सबसे प्राचीन क्या था, राजवंश में से एक था। चलिए आगे कह रहा है बात कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी बच्चों, तो यह आपके सामने ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका देखने को मिलता है आपको ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि पाटलिपुत्र का सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला शासक कौन था, तो कौन है बच्चा, आपके सामने उदयन देखने को मिलता है, ठीक है। यह उदयन कौन था बच्चा, तो हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश जो में बिंदुसार आते हैं, ठीक है, बिंदुसार सॉरी बच्चे, हाँ बिंदुसार आते हैं, बिंदुसार का यह क्या था, पुत्र था, कौन, उदयन। चलिए बच्चों आगे हम लोग बात करें तो आगे कहता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी, तो क्या हुआ था बच्चे, गंगा, सोन, पुनपुन, तो इसमें से सभी के संगम को क्या बोलते हैं, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। उदयन ने क्या किया था बच्चे, उदयन ने जो किया था कि पाटलिपुत्र नगर, ठीक है, जो कि वर्तमान में पटना है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था उदयन ने किस नदी के संगम में, तो तीनों नदी गंगा, सोन, पुनपुन, ठीक है बच्चों। प्लीज़ बच्चों आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ को याद रखिएगा, प्लीज़ आप सेशन को शेयर करते चलें
रथमूलस नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? क्या है? काशी है, वैशाली है, मगध है या फिर कौशल है? तो याद रखिएगा बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात मगध। ठीक है, मगध साम्राज्य में इसका क्या किया था? रथ मूशलम, ठीक है, रथ मूशलम नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। और आपका यह है 60 नंबर क्वेश्चन कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था कहाँ? गुजरात में, केरल में, महाराष्ट्र में या फिर बंगाल में? तो इसका सही आंसर आप देखिए ऑप्शन नंबर सी अर्थात बंगाल में। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम लोग 60 प्रश्नों का, इन 60 प्रश्नों में से आपने कितना हल कर पाया? क्योंकि बच्चों अब आपका समय आ चुका है, 10 से 15 दिन आपका एग्जाम का बचा हुआ है। प्रश्नों के का उल्लेख कहाँ है? इलाहाबाद प्रस्ती का उल्लेख कौन था? कौन है? सॉरी बच्चों, कौन है बच्चे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अर्थात क्या हो जाएगा बच्चे? हरिसेन। हरिसेन ने क्या किया था? इलाहाबाद का प्रस्ती का उल्लेख, सॉरी लेखक थे। सॉरी बच्चे, थोड़ा सा हम उस समय से गलती ध्यान नहीं दे पाए थे, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे कि इलाहाबाद प्रस्ती का उल्लेख का लेखक कौन थे? तो हरिसेन थे। कहता है कि चाणक्य भारत के किस शिक्षक संस्था में अध्ययन किया था? तो याद रखिएगा बच्चों, चाणक्य, यह वही चाणक्य हैं जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई। यह वही चाणक्य हैं जिन्होंने भारत के अर्थशास्त्र को क्या किया? जनक माने जाते हैं। तो इनका शिक्षक संस्था है तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है बच्चों, तक्षशिला विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया? शिक्षा ग्रहण किया। कह रहा है क्वेश्चन नंबर पूरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो याद रखिएगा कहाँ स्थित था बच्चे? उदंतपुरी। ठीक है, मगध नहीं होगा, गंधार होगा नहीं, अंग नहीं होगा, पांचाल नहीं होगा, तो क्या होगा बच्चे? हम लोग चलिए इसका प्रश्न को समझते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात मगध। ठीक है बच्चों, मगध इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग प्रश्न नंबर 64 की ओर बने तो कहता है शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? क्या है बच्चे? शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी कहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अर्थात 78 ईस्वी से नहीं होना चाहिए, यह कोई ईस्वी का नाम नहीं है। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सा हम इसमें क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मिसिंग हुई है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी से। और यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप किसी भी तरह से पता करके मुझे बताएं कि शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है, हमें कमेंट में बताएं, हम इंतज़ार करेंगे आपको आपके उत्तर का। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन थी? तो याद रखिएगा बच्चे, विश्व में जो पाई जाने वाली पहली धातु थी वह थी, कौन थी बच्चे? तो वह थी तांबा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन नंबर चांदी दिया हुआ, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जब प्राचीन भारत पढ़े होंगे तो आपको पता होगा प्राचीन भारत में सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो चांदी इसका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 66 भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी, कौन थी? तो अरामाइक थी, ब्राह्मी थी, प्राकृत थी या फिर पाली थी? तो याद रखिएगा बच्चे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि को सबसे प्राचीन या फिर पुरानी लिपि मानी जाती है। 67 क्वेश्चन कर रहा है कि प्रयाग प्रस्ती का संबंध किस गुप्त शासक से था? क्या चंद्रगुप्त प्रथम थे, समुद्रगुप्त थे या फिर समुद्रगुप्त विक्रमादित्य थे या फिर स्कंदगुप्त थे? तो याद रखिएगा बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त थे। ठीक है, चंद्रगुप्त थे बच्चे। चलिए आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 68 कहता है अपने स्वयं के खर्चों से सूरदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो याद रखिएगा अशोक, कनिष्क, रुद्रमदन या फिर ऑप्शन नंबर स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी अर्थात कनिष्क। ठीक है,
ठीक है बच्चों, कनिष्क जो है वह क्या क्या था, अपने खर्चों से, अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। किसने? कनिष्क ने। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 69, इंडिका के लेखक कौन है? ठीक है, क्या कौटिल्य है? एक सेकेंड, क्या कौटिल्य है, क्या मेगास्थनीज थे, क्या वानभट्ट थे, क्या हरिसेन थे? तो याद रखिएगा बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो कौटिल्य हैं, ये आपको बता दें, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है। और यह सारा का सारा PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अपने प्रश्नों को जितना ज़्यादा हल कर सकते, चाहे वो रट्टा मारिए, चाहे किसी भी प्रकार से। तो बच्चों आप लोग ज़रूर से अपने माइंड में बैठा लीजिए, इस बार आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर आपको अपने पेरेंट्स का और इस चैनल का नाम रोशन करना है। तो प्लीज़ बच्चे थोड़ा 1 महीना आप लोग मेहनत कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बच्चे प्लीज़ बच्चे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी लगना चाहिए कि जो पसंद आ रहा है तो जरूर से शेयर करें। और मिलते हैं कल नए चैप्टर में, कल नए सेशन में, कल नए क्लासेस के साथ, कल नए क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।